नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो फोकस है वो 9 मार्च 2026 के सबसे प्रामाणिक स्रोतों का विश्लेषण करने पर होगा। देखिए, आज का ओवरव्यू काफी विस्तृत है। सही हम बात। शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय प्रशासन और अवसंरचना से। उसके बाद हम अत्याधुनिक एआई तकनीक, रक्षा कूटनीति, क्रांतिकारी चिकित्सा विज्ञान और खेल जगत के नए विश्व रिकॉर्ड्स जैसे विषय पर बात करेंगे। जी, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझेंगे। मतलब जो वाई फैक्टर होता है ना, उसे डिकोड करेंगे। तो चलिए पहले विषय से शुरुआत करते हैं जो सीधे तौर पर गवर्नेंस से जुड़ा है। एकदम सही। गवर्नेंस या सुशासन प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो पहली खबर आ रही है झारखंड से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में एक एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र यानी एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। अब यहाँ नया नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल या पता सुधारने जैसे सारे काम एक ही जगह पर होंगे। मेरा सवाल ये है कि आधार तो काफी समय से है, तो इस एडवांस्ड केंद्र का क्या खास महत्व है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। अगर हम आधार की शुरुआत को देखें तो वो एक साधारण पहचान पत्र के रूप में शुरू हुआ था। लेकिन आज 2026 में ये भारत के डिजिटल आइडेंटिटी यानी डिजिटल पहचान का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। मतलब अब ये सिर्फ एक कार्ड नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। सुशासन का सबसे बड़ा पैमाना यही होता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी रुकावट के कैसे पहुंचे। जब हम रांची जैसे क्षेत्र में ऐसे एडवांस सेंटर्स खोलते हैं तो वहां के बड़े ग्रामीण और आदिवासी इलाकों को सीधा फायदा होता है। अच्छा, तो जो पहले अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे वो अब खत्म हो जाएगा। एकदम सही। ये नागरिकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाओं से तुरंत जोड़ता है। ऐसे कदम ही प्रशासन को सही मायनों में सिटीजन सेंट्रिक या नागरिक केंद्रित बनाते हैं। ये तो बहुत ही सकारात्मक कदम है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है असम में। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस यानी नदी पर बनने वाला लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर तैयार किया जा रहा है। आमतौर पर लाइट हाउस सुनते ही हमें समंदर याद आता है। नदी पर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट काफी नया सा लगता है। नया है और लॉजिस्टिक्स के नजरिए से ये गेम चेंजर है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का भूगोल बहुत जटिल है। इसका बहाव काफी तेज होता है। ये रिवराइन लाइट हाउस इनलैंड वाटरवेज यानी अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मतलब जहाजों को नेविगेट करने में आसानी होगी। जी बिल्कुल। नदी में सबसे बड़ी चुनौती कोहरे या रात के समय दिशा ढूंढने की होती है। इस लाइट हाउस से सुरक्षित दिशा निर्देशन मिलेगा, जिससे मालवाहक नावों और जहाजों की 24 घंटे आवाजाही संभव हो सकेगी। तो इस पूर्वोत्तर भारत की जो कनेक्टिविटी की समस्या है उसे काफी हद तक सुलझाया जा सकेगा। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान में रखनी है, जल परिवहन हमेशा से सड़क या रेल के मुकाबले बहुत सस्ता और हरित विकल्प होता है। जब बड़े मालवाहक जहाज चलेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं तकनीक और सामाजिक न्याय की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से एक बहुत ही शानदार खबर आई है। वहां के नगर निगम ने नालों और सीवर की सफाई के लिए जी स्पाइडर नाम का एक एआई रोबोट तैनात किया है। ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, खासकर सोशल इम्पैक्ट के नजरिए से। जी, रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें एआई सेंसर सिस्टम और अत्याधुनिक कैमरा लगे हैं। हमने एआई को बहुत से काम करते देखा है, लेकिन सीवर की सफाई करते हुए देखना एक बहुत ही अलग अनुभव है। और ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। भारत में दशकों से मैला ढोने की प्रथा, जिसे हम मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, बिल्कुल, वो एक बहुत ही अमानवीय सच्चाई रही है। खतरनाक और जहरीली गैसों वाले सीवर में इंसानों को भेजना किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। बिल्कुल। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जी स्पाइडर जैसे रोबोट का इस्तेमाल ऐसी अमानवीय प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए किया जा रहा है। एकदम सही कहा आपने। इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि इंसानों की जगह 100% मशीनों का उपयोग हो। एआई सेंसर्स से ये रोबोट खुद ही रुकावटों को पहचानकर सफाई कर लेता है। इससे सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। यह टेक और सोशल जस्टिस का बेहतरीन उदाहरण है। तकनीक का समाज पर कैसा असर होता है, इसका एक और उदाहरण हमारे अगले विषय में है। कर्नाटक सरकार ने एक बहुत बड़ा और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा विवादित प्रस्ताव रखा है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना है। ये एक बहुत ही बोल्ड पॉलिसी चेंज है।
बिल्कुल। अगर ये लागू होता है तो कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन। घरों में तो इसे लेकर काफी बहस होने वाली है। बहस तो होगी, लेकिन इसके पीछे का जो नीतिगत कारण है वो बहुत ही ठोस है। आज दुनिया भर में बाल मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि ऑनलाइन लत या एडिक्शन बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। साइबर बुलिंग और मानसिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो सरकारें अब सोशल मीडिया को सिर्फ एक टाइम पास नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा मान रही हैं। एकदम सही। इस कदम से कर्नाटक सरकार ये साफ कर रही है कि बच्चों का डिजिटल स्वास्थ्य और उनकी मानसिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे लागू करने में कानूनी चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन ये समाज में एक बहुत जरूरी बहस की शुरुआत तो कर ही रहा है। मानसिक स्वास्थ्य और शांति की बात हो ही रही है तो लद्दाख का जिक्र करना भी जरूरी है। लद्दाख पर्यटन विभाग में एक होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क शुरू किया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा विषय है। जी, इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को अपने घरों को होमस्टे में बदलने के लिए आर्थिक मदद देना है। लद्दाख में बहुत पर्यटक जाते हैं, तो ये कदम सतत पर्यटन या सस्टेनेबल टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देगा? देखिए, लद्दाख का जो पर्यावरण है वो बहुत संवेदनशील है। जब वहाँ बड़े बड़े कंक्रीट के होटल बनते हैं तो संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ता है। ये होमस्टे फ्रेमवर्क पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों को संतुलित करता है। मतलब टूरिस्ट्स को वहाँ की असली संस्कृति देखने को मिलेगी और पैसा भी सीधे स्थानीय लोगों के पास जाएगा। बिल्कुल। बड़े होटलों का मुनाफा अक्सर बाहर चला जाता है, लेकिन होमस्टे से जो आय होगी वो सीधे समुदाय की जेब में जाएगी। इससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा और लोकल इकोनॉमी भी मजबूत होगी। पर्यावरण के बाद अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रक्षा कूटनीति की तरफ। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग पर हाल ही में काफी अहम चर्चा हुई है। इसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल तकनीक और उन्नत मिसाइल प्रणालियों पर फोकस किया गया है। फ्रांस हमेशा से भारत का एक बहुत ही भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है, और जब हम क्रूज मिसाइलों की बात करते हैं तो इसमें स्टेल्थ तकनीक का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टेल्थ तकनीक मतलब जो रेडार की पकड़ में ना आए? बिल्कुल सही। जब मिसाइल दुश्मन के रेडार से छुपकर वार कर सकती है तो नौसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में आज जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं, उन्हें देखते हुए बहुत जरूरी है। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और मजबूत करेगा। रणनीतिक मजबूती के साथ साथ विज्ञान भी हमारी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र से जापान ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। वहाँ पार्किंसंस और हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए iPS स्टेम सेल्स यानी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आधारित उपचार को मंजूरी मिल गई है। ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, उन्हें यह कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान भाषा में समझना चाहिए। जी बिल्कुल, समझाइए। सामान्य तौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं, जैसे त्वचा की कोशिकाएं, एक बार बन जाएं तो जीवन भर वही रहती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने लैब में इन सामान्य कोशिकाओं को लेकर उन्हें एक तरह से रीप्रोग्राम कर दिया है। जैसे हम फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, कुछ वैसा ही। एग्जैक्टली वही बात है। रीप्रोग्राम होने के बाद ये iPS कोशिकाएं फिर से उस अवस्था में आ जाती हैं जहां वे शरीर की किसी भी कोशिका में बदल सकती हैं, चाहे वो दिमाग का न्यूरॉन हो या दिल की मांसपेशी। मतलब पार्किंसंस जैसी बीमारी जिसमें दिमाग की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, वहां इन नई कोशिकाओं को डालकर इलाज किया जा सकता है। ये तो सच में क्रांतिकारी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि ये मरीज की अपनी ही कोशिकाओं से किया जा सकता है, जिससे शरीर के इस इलाज को रिजेक्ट करने का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाता है। विज्ञान के इस चमत्कार से अब बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ, जहां एक और सकारात्मक खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जुटाई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ग्रीन बॉन्ड का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि हमारे वित्तीय बाजार पर्यावरण को लेकर कितने गंभीर हो गए हैं। सामान्य बॉन्ड में तो लोग पैसा लगाते हैं और उन्हें ब्याज मिलता है। ग्रीन बॉन्ड में क्या अलग होता है? काम करने का तरीका वही है, लेकिन ग्रीन बॉन्ड में एक बहुत सख्त शर्त होती है। इससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल प्रोजेक्ट्स में ही किया जा सकता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा या स्वच्छ परिवहन वाले प्रोजेक्ट्स। एकदम सही। इस 10,000 करोड़ की राशि का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में होगा। ये भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम है। बहुत बढ़िया।
और अब हमारे आज के विश्लेषण के आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं जो खेल जगत से जुड़ा है। हमारे पास 3 बहुत ही रोचक अपडेट्स हैं। पहला, भारत सरकार ने 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की घोषणा की है। दूसरा, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ग्लोबल बारबी ड्रीम टीम में शामिल किया गया है, जो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। और तीसरा, भारतीय खिलाड़ी सृष्टि शर्मा ने लिम्बो स्केटिंग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 50 मीटर की दूरी सिर्फ 7.46 सेकंड में। ये तीनों ही खबरें अलग अलग तरीके से बहुत प्रेरणादायक हैं। खेलो इंडिया जनजातीय खेलों की बात करें तो इससे हमारे आदिवासी युवाओं को एक बड़ा राष्ट्रीय मंच मिलेगा और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा। और स्मृति मंधाना का बारबी ड्रीम टीम में आना, ये तो सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण और वैश्विक मंच पर भारत के प्रतिनिधित्व की बात है। बिल्कुल, ये हमारी सॉफ्ट पावर को दिखाता है। इससे युवा लड़कियों को ये विश्वास मिलेगा कि वे खेल और लीडरशिप में दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। और सृष्टि शर्मा का लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड तो कमाल ही है। बाधाओं के इतने नीचे से झुककर शरीर को संतुलित करते हुए इतनी तेजी से निकलना, इसमें गजब का फोकस चाहिए। हाँ, और यही फोकस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी चाहिए होता है। जैसे वो खिलाड़ी बाधाओं के नीचे से तेजी से निकलती है, वैसी छात्रों को भी अपनी मुश्किलों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। ये बहुत ही अच्छी तुलना की आपने। तो इसी के साथ हम आज के इस डीप डाइव के अंत में आ गए हैं। आज हमने बहुत कुछ कवर किया। रांची का उन्नत आधार सेवा केंद्र, असम का रिवराइन लाइट हाउस और केरला का जी स्पाइडर रोबोट। हमने कर्नाटक के सोशल मीडिया प्रतिबंध और लद्दाख के होमस्टे फ्रेमवर्क पर भी चर्चा की। इसके अलावा फ्रांस के साथ रक्षा समझौते, जापान की iPS स्टेम सेल तकनीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्रीन बॉन्ड और खेल जगत की उपलब्धियों को भी समझा। बिल्कुल। और इन सभी टॉपिक्स में गहरा कनेक्शन है जो हमारे समाज और भविष्य को आकार दे रहा है। और हमारे स्रोतों की एक बहुत ही अहम सलाह हमेशा याद रखनी है, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कीप रिवाइजिंग, कीप विनिंग। जो तथ्य आज आपने सीखे हैं उनका रिवीजन जरूर करें। अगर आपको ये सेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स डीप डाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। धन्यवाद।